अब 10 में से जो सबसे कम टॉपिक तुम्हें आता होगा ना अप्रैल के मंथ में, डेफिनेटली तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देने ही देने। तो 170 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, आ रहे हैं 100, 120, 130, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जनरली जिन बच्चों के पास ये एडवाइस नहीं होती वो क्या करते हैं, एक किसी भी टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ऐसे, सब्जेक्ट 1 फिर सब्जेक्ट 2 फिर सब्जेक्ट 3। लेकिन इससे होता ये सब्जेक्ट 3 तक जब तक आप आते हो ना, आपका मेंटल लेवल वो थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाए हो। तो हर एक वीकली रिवाइज करना चाहिए या फिर मतलब कितना बार वो करना चाहिए, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है? हाँ, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके या तो फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सबके फोन में एक फोल्डर तो बन जाता है ना, तो ऐसे एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हैं। हाउ आर यू? फाइन मैम। क्या बात है। ओके, तो एक बार मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ये बता दो नाम क्या है, कहाँ से हो, कौन सा ड्रॉप है। एक बार मैं सारे अपने फ्रेंड्स को जानना चाहूंगी तुम लोगों को मेंटरशिप देने से पहले। जल Ma'am, my name is Tejal. I'm from Rohtak, Haryana, and it's my first job. ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कैथल तेजल, तो रोहतक और कैथल काफी पास में है। हाँ जी फिजा, यू गो ऑन। Hello, ma'am. My name is Fiza. I'm from Mumbai, and ये मेरा like first attempt है. I'm in 12th. फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। सपना आप बताओ। माय नेम इज सपना, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और ये मेरा सेकंड है। क्या बात है। अनुषा? लास्ट। ओके, आ रही है। एक बार देखो क्या इशू है इतने। विदान्या आप बताओ अपने बारे में। My first drop. I'm from Karnal, Haryana. क्या बात है, हरियाणा के बहुत बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। अदनब आप बताओ, कह दो आप भी हरियाणा से हो। मैम नहीं, मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हो, ओके। और ये कौन सा अटेम्प्ट रहेगा तुम्हारा नीट? मैम ये मेरा 4th अटेम्प्ट रहेगा। 4th अटेम्प्ट। एंड विदान्या तुम्हारा? Second attempt. सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, तो मैं एक बार जरा सा बच्चों को बता देती हूँ बेसिकली क्या है। तो मैं अभी इन सारे के सारे बच्चों की पर्सनल क्वेरीज सुन के उनको पर्सनली गाइड करने वाली हूँ। मैं तुम लोगों के बारे में जितना भी जानना चाहती थी वो बेसिकली ये था कि तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है ना। तो मैं वो जान चुकी हूँ। डाइवर्स तरीके के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 4th अटेम्प्ट है। सब बच्चे इक्वल हैं, ठीक है। और सब बच्चों का एक ही मोटिव है कि नीट 2025 को क्रैक करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं चाहूंगी कोई भी एक बच्चा अपने पर्सनल क्वेरी बताए। वैसे तो देखो तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, जो एक की क्वेरी है वो और सबकी क्वेरी होगी, भले उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, किसी और बच्चे के लिए छोटी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जितनी क्वेरीज को आंसर करूंगी उतनी क्वेरी सबके लिए आंसर होंगी, और उतने ही तरीके से तुम लोगों को अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन को मॉडिफाई करना है इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, ताकि तुम लोग बहुत एफिशिएंट हो सको और थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर की तरह तुम लोगों को दिख सके वो इम्प्रूवमेंट जो नेक्स्ट के 3 मंथ्स में तुम्हारी आएगी। तो कोई भी एक बच्चा शुरू कर दो, बताइए किस तरीके से आपकी हेल्प की जा सकती है। फिजा आप जानना चाहोगे पहले? Sure. ओके, इसके बाद तेजल आप चले जाना। यस फिजा बताइए। मैम, आई फील लाइक अभी मैंने कुछ 4-5 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, मतलब फुल सिलेबस एवरीथिंग। उसमें आई थिंक मेरा माइंड ना 3 घंटा एक्टिव नहीं रह पाता है। लाइक मेरा पर्सनल सीक्वेंस होता है बायो, केम एंड फिजिक्स। तो आई डू बायो एंड केमिस्ट्री। उसमें लाइक जो भी 1.5 घंटा 2 घंटा लगा, उसके बाद आई फील लाइक मेरे माइंड में इतना एक्टिविटी का होप ही नहीं रहता है कि मैं फिजिक्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। एंड समटाइम्स आफ्टर लाइक आई एम सीइंग द सॉल्यूशंस, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि ओके कुछ क्वेश्चंस थे सिंपल, अगर मेरे पास थोड़ा सा वो कैपेबिलिटी होती उस टाइम पे आई कुड हैव डन इट। तो ये एक होता है ना, आई ट्राइड चेंजिंग माय सीक्वेंस। पहले मैं फिजिक्स कर रही हूँ, देन केमिस्ट्री करूँ, बट फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि फिजिक्स इज नॉट द प्रॉब्लम। मतलब मेरा माइंड नहीं रहता कि मुझे बाद में बायो भी नहीं हो रहा था। वो होता है।
ठीक है फिजा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी तो तुमने उसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश की कि कभी किसी सब्जेक्ट से शुरू किया फिर किसी और सब्जेक्ट से शुरू किया तो तुम इस कंक्लूजन तक पहुंच पाई कि तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रही हो। तो मैं तुम्हें अभी जो एडवाइस देने वाली हूँ ये एक ऐसे प्रोफेसर की एडवाइस है जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पिछले 30 सालों से काउंसलर होते थे, जिनका काम सिर्फ ये होता था ये जानना कि वो बच्चों को काउंसिल कर पाए कि टेस्ट कैसे दिए जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, उनकी एडवाइस ये थी कि जनरली जिन बच्चों के पास ये एडवाइस नहीं होती वो क्या करते हैं, एक किसी भी टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ऐसे सब्जेक्ट 1 फिर सब्जेक्ट 2 फिर सब्जेक्ट 3। लेकिन इससे होता ये सब्जेक्ट 3 तक जब तक आप आते हो ना, आपका मेंटल लेवल वो थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाए हो, तो जब चाहे अभी उसको टाइम प्रेशर बोल लो, एग्जाम प्रेशर बोल लो, थर्ड सब्जेक्ट अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो। तो इसीलिए एक ट्रिक है, तुम क्या करो ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से शुरुआत करो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 का ऑर्डर आप डिसाइड करो, लेकिन इस ऑर्डर में 3 बार जाओ। सबसे पहले इस ऑर्डर में जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या करूंगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो मुझे अच्छे से पता है, जो मेरा जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना मुझे एग्जैक्टली पता लग गया कि इसका आंसर ये है, या फिर मुझे एग्जैक्टली पता लग गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, डिवाइड करके आंसर आएगा, पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे किसी भी ऑर्डर में जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, डज नॉट मैटर, लेकिन ये एक फेज तुम्हारा ये होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हें रियलाइज होगा कि क्वेश्चन पेपर में काफी ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें आते हैं, तो जो एग्जाम प्रेशर की वजह से जो डिमोटिवेशन होती है ना, क्योंकि तुमने देखा होगा कि जब तुम 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाती हो तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत आती है, वो डिमोटिवेशन आ जाता है ना, डर लगने लग जाता है। तो तुम सिर्फ यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये कि आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि मैं तो पहले वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो मुझे डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड फेज में जाओ, फिर सेकंड फेज में वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हें लगा था कि ये मुझे आ तो जाएंगे लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन है, एक वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं तुरंत तुम उनका आंसर दे दोगे, फिर वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं लेकिन उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और तीसरे वो क्वेश्चंस हो गए जो तुम्हें पढ़ के लगा कि भैया ये तो मतलब मेरा दिमाग ही हैंग हो गया, पता नहीं इसका आंसर क्या है, उन सारे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दो। इससे होगा क्या ना, ये जो पहले 2 फेजेस हैं, पहले जब तुमने सारे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जो तुम्हें तुरंत आते थे, फिर सेकंड फेज में तुमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो तुम्हें आते तो थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। अगर तुम 2 फेजेस में ऐसे चलेगी ना, तुम लिटरली देखोगे कि भाई मैंने इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। तो बिकॉज तुम एंग्शियस नहीं होगी तो तुम ऑलरेडी 2 घंटे तुम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर चुकी होगी, तो अब तीसरे घंटे में ना तुम्हारे पास इनफ मोटिवेशन होगी और तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से स्टिमुलेट हो चुका होगा कि तुम उस तीसरे घंटे में उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सको जो क्वेश्चंस तुम्हें एक बार पढ़ने से नहीं आए थे। ये एडवाइस उन प्रोफेसर ने मुझे दी थी 5 साल पहले, जिनका काम ये था सिर्फ एडवाइजेस देना 30 साल तक। और ये एडवाइस जितने भी बच्चों ने ली है नीट के एग्जाम के बाद, मेरे पास एक मैसेज जरूर आ जाता है, या फिर जब भी कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट ऐसे देने लग जाता है तो एक मैसेज मेरे पास जरूर आ जाता है कि मैम इट वर्क, सो ट्राई इट, देखो ये तुम्हारे लिए काम करता है कि नहीं करता है, बट आई एम श्योर ये करेगा। थैंक यू। है ना? हाँ जी, नेक्स्ट तेजल आप बताइए क्या क्वेरी है? यस मैम। मैम अब जैसे लास्ट मंथ अप्रैल का मंथ होगा, उसमें मुझे रिवीजन कैसे अप्रोच करना है? क्योंकि लास्ट टाइम मैं कंफ्यूज थी कि क्वेश्चंस कर तो लिए, अब यही क्वेश्चंस रिपीट करूं या फिर वो क्रैश कोर्स की क्लासेस लगाऊं, तो ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो देखो अप्रैल के मंथ में क्या करना है ये डिसाइड होगा कि अप्रैल के मंथ से पहले तुमने कितना कर दिया है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम मार्च के एंड तक तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ पर होगी, तुम क्या कुछ कर चुकी हो? मैम अभी सिलेबस तो मेरा हो चुका है, अभी डिटेल रिवीजन चल रही है, वो फेब मिड तक कंप्लीट हो जाएगी मेरी। ठीक तो है, मार्च में फिर फेब मिड से ही मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगी फुल सिलेबस के डेली बेसिस पे, तो वही चलेगा और उसी के बेसिस पे रिवीजन चलेगी। समझ गई। तो ऐसा करो ना, तुम ना अभी जैसे मीटिंग खत्म हो तो एक बार सर्च करना फिजिक्स चेकलिस्ट बाय तमन्ना चौधरी, ऐसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी आई बिलीव चेकलिस्ट होगी, वरना तुम बना सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, हमारे एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो लिखा होता है कि इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज से जब तुम प्रिपेयर करो ना, तो जितने भी चैप्टर्स तुम कवर कर रही हो वहां पर लिखते चलो कि भाई ये वाला टॉपिक है जिसमें मुझे दिक्कत है,
ठीक है, कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट हो अप्रैल के ऑनसेट से पहले, कि तुम्हें दिख जाए कि भाई मुझे तो ये इसमें दिक्कत है। 10 में से रेटिंग दे दो कि 10 में से मुझे ये टॉपिक आता है, 10 में से इतना मुझे ये टॉपिक आता है। अब 10 में से जो सबसे कम टॉपिक तुम्हें आता होगा ना अप्रैल के मंथ में, डेफिनेटली तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, लेकिन उसके अलावा तुम काम करो सिर्फ और सिर्फ अपने वीक स्पॉट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो कोई भी डिटेल लेक्चर उठा लो, उसके अंदर देख लो वो वाला पोर्शन। आई बिलीव 15 to 20 मिनट्स का वो टॉपिक होगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हें लगता है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो तुम ये कर सकते हो, अपने डिटेल नोट्स निकाल लो, उसमें से ये वाला टॉपिक पढ़ लो, और मैंने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस टॉपिक में से वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लो। मतलब अप्रैल मंथ वो होता है जहां पर आप अपनी वीकनेसेस को स्पॉट करते हैं और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करते हैं, और आपने ओवरऑल जितना काम आपको करना होता है वो आप ऑलरेडी उससे 11 महीने पहले कर चुके होते हैं। सो जस्ट डू दिस, गिव फुल मॉक टेस्ट, है ना, शॉर्ट नोट्स की हेल्प से कोई यूनिट रिवाइज कर लो, उसके ऊपर टेस्ट दे दो, बट व्हाटसोएवर डू क्वेश्चंस, नो थियोरी। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर X hours, let 80% of it be via questions and 20% via theory. यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट कौन सा बच्चा पूछना चाहेगा मुझसे क्वेश्चन? अनुषा एक बार देखो। हाँ जी, बोलो। एक्चुअली वेरी लो वॉइस, बट या आई कैन हियर यू अ लिटिल बिट। बताओ। मैंने ना अभी स्टार्ट करा है मॉक टेस्ट देना, फुल टेस्ट मैंने 27 से स्टार्ट कर रहा था, फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट होते हैं। तो मैम जैसे अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ चैप्टर्स, तो मतलब मेरे को साथ साथ पार्ट टेस्ट भी देने चाहिए, क्योंकि कुछ ना जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बट स्टिल लाइक एंजाइटी कि 3 मंथ्स रह गए हैं, कहीं ये वाला चैप्टर भूल ना गए हो, बीच में से क्वेश्चन कर रहे तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? मैम लाइक कंसेप्ट जैसे एसएचएम का क्वेश्चन आ गया, वो पहले कर रखा है चैप्टर, उसमें डीपीपीज भी सॉल्व कर रखे हैं, उसका पार्ट सिलेबस टेस्ट भी दे रखा है पहले, बट जैसे एकदम फुल मॉक टेस्ट में सॉल्व करते हैं ना तो कंफ्यूज आता है। समझ गई। अभी तक तुम अनुषा कितने फुल मॉक दे चुकी होगी? हम 427 से स्टार्ट किया था, 180 मार्क्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, नया पैटर्न आया उस पे सिर्फ अभी 4 ही मॉक टेस्ट। हाँ, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमने देखा होगा जब तुम टॉपिक वाइज टेस्ट से भी चैप्टर वाइज टेस्ट पे जाती हो, होता है ना ये, पर जब चैप्टर वाइज टेस्ट से यूनिट टेस्ट तक जाती हो सेम प्रॉब्लम तुमने तब भी देखी होगी। तो ये वो इनिशियल प्रॉब्लम्स है, ये जैसे ट्रांजिशन कोई भी बच्चा करते हैं इनिशियल प्रॉब्लम्स है, ये फिक्स हो जाएंगी। लेकिन मान लो अगर तुम्हें लगे कि भाई ये फिक्स नहीं हो रही है, तो टेस्ट एनालिसिस के दौरान मार्क करते जाओ कि मुझे कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था, जो मैंने पहले तो ठीक किया था जब वो टॉपिक वाइज टेस्ट था या चैप्टर वाइज टेस्ट था, लेकिन अभी जब वो फुल मॉक में आ गया तो मुझे दिक्कत हो रही है, बस उसके ऊपर काम करो। बाकी आई डू नॉट बिलीव ऐसा कुछ भी होगा। तुम 4-5 मॉक टेस्ट और दोगी ना तो थोड़ा सा हैबिट बन जाएगा, रिकलेक्शन का हैबिट बन जाएगा। और कुछ? मैम जैसे अभी ऑल स्टार में तो जैसे मैं ऑल स्टार में अभी एनरोल्ड हूँ, तो जैसे रिवीजन चल रही है मैं वैसे ही करूँ या फिर अपने एंड से भी मैं 12th के चैप्टर्स रिवाइज करना चालू करूँ? आपके पास बचेगा ना ऑल स्टार्स को अगर तुम फॉलो करोगी तो टाइम कैसे बचेगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑल स्टार्स बैच अभी खत्म हो जाएगा, 10 मार्च को खत्म हो जाएगा, आई बिलीव उससे पहले ही खत्म हो जाएगा कुछ सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, यू विल हैव इनफ टाइम टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। अभी के लिए बैच के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट बेस्ट है वो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कौन बच्चा जाना चाहेगा? अर्नब आप बोलना चाहोगे, पूछना चाहोगे क्या क्वेरी? हाँ जी मैम, एक्चुअली जो एनबीटीएस का कुछ फिजिक्स के पार्ट के जो क्वेश्चंस होता है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत लेंदी होता है और डिफिकल्ट होता है कुछ क्वेश्चंस, तो उसको मतलब मैम हर एक वीकली रिवाइज करना चाहिए या फिर मतलब कितना बार वो करना चाहिए, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है? हाँ, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी या तो फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सबके फोन में एक फोल्डर तो बन जाता है ना, तो ऐसे एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हैं।
और इनको ना वीकली बेसिस पे भी मत रिवाइज करो। जब हाँ मान जी लो मैम, मैंने वो बनाया था, मतलब जैसे आप डीपीपी देते हो, वो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ना, वो हाँ। मैंने ऐसे किया, मतलब लोग मिस्टेक को भी बनाते, मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे मैं एक मतलब खुद का ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया है, वहां पर जो जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते मैं उसका स्क्रीनशॉट डालते जाता हूँ, मतलब एक बार हाथ से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद उसका फोटो खींचता हूँ, उसके बाद वो वहां पर डाल देता हूँ, और वो वीकली बेसिस पे रिवाइज करता हूँ। अब मॉक टेस्ट के साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके ही बारे में पूछ रहा हूँ, तो ऐसे वैसे। हाँ हाँ, तो उसके लिए मतलब उसको अलग से कर लो, या तो आप मतलब तो आई बिलीव तुम्हारे पास ऑलरेडी एक टैक्टिक है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सेव करना है, तो तुम अपनी टैक्टिक से चल सकते हो। बस जब तुम्हें रिवाइज करना हो, इसको रिवाइज तुम कब कर सकते हो, जब मान लो कोई टेस्ट है जिसके अंदर ये सेम चैप्टर आ रहा है, या फिर कोई टेस्ट है जिसके अंदर ये सेम यूनिट आ रहा है, बस तब रिवाइज कर लो। ओके, अच्छा। और जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो नीट में ना इतनी डाइवर्सिटी नहीं है क्वेश्चंस की। ये तुम्हें एनबीटीएस में या फिर मेरी डीपीपी में कुछ कुछ जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, बहुत जबरदस्ती वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक बार ये करके देखो, कि ताकि तुम्हारा दिमाग खुले, दैट्स इट। ऐसे नीट में कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इनको सिर्फ तभी रिवाइज करो ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, जब वो सेम चैप्टर या फिर यूनिट किसी टेस्ट में आने वाला हो। यस, थैंक्स। ओके अर्नब। हाँ जी, नेक्स्ट सपना। हाय दी। हाँ, एक बार बता दो अपने बारे में। मेरा नाम सपना है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हिसार हरियाणा। हिसार, हाँ ये मिस कर दिया था मैंने, कहाँ से, हरियाणा से। अच्छा हाँ जी, बताओ क्या क्वेरी है तुम्हारी। मैम अच्छी चल रही है पढ़ाई। अच्छी चल रही है, क्या बात है। हाँ, वाकई मतलब जो बस एक डाउट था, मैं जो आपकी डीपीपी और जो पीवाईक्यू जैसे वही करती हूँ और बार बार वही करती हूँ, बट जो टेस्ट में कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल ही अजीब से ही आते हैं, आता उनमें से फिर पता ही नहीं चलता करूँ या छोड़ू। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो लो हो जाता है। बाकियों में तो 170 नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में आ रहे हैं 100, 120, 130, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। समझ गए। सपना, तुम क्लासेस में कितना रेगुलर हो। मैम मैं ऑल स्टार में केवल आपकी ही क्लासेस लगाती हूँ, अभी और टीचर की चल रही है, तो मैं यूट्यूब पे जो आपके डिटेल में लग रहे हैं ना, वो जो प्रैक्टिस सेशन है वो लगाती हूँ, और खुद से मैं जो मेरे पास NATS है पिछले साल वाला, तो मैं वो टेस्ट देती हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास ऑलरेडी होना चाहिए था। देखो, जो हम लोग क्लास में क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद मैं पीवाईक्यूज भी करवाती हूँ। क्या तुमने कभी भी कोई भी सिमिलैरिटी देखी है एनबीटीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल में और नीट के लेवल में? पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है। बहुत अलग ही रहते हैं वो, तो मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ते। हाँ, तो मैं तुम्हें यही तो बोल रही हूँ। देखो बात वही है, या तो अभी जहर के घूंट अभी पी लो तो नीट में छा जाओगे, या फिर अभी एक स्यूडो कॉन्फिडेंस ले आओ तो, लेकिन फिर नीट में दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, सुहानी के बारे में तुम जानती होगी, सुहानी मानचंदा। यस यस, काफी है ना। हाँ, तो उसके साथ जब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था ना, उसने सेम चीज बोली थी कि भाई आपकी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और वैसे नीट में देखने को नहीं मिलते। लेकिन वो क्वेश्चन एक रीजन था कि सुहानी इतने सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में कर पाई। तो तुम ना मतलब फिजिक्स के स्कोर को इतना ज्यादा वो मत लो, इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। अगर हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज है या फिर मेरी तरफ से अगर कोई डीपीपी है, तुम सिर्फ इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि भाई ठीक है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन मुझे कोई ऐसी चीज सिखा जाएगा जो मैं नहीं सीख पाती अगर ये क्वेश्चन नहीं होता। जितने क्वेश्चन तुम अभी नहीं सॉल्व कर पा रही हो, वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो तुम नीट 2025 में सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही लॉजिकल बात है ये। सो डोंट यू थिंक जितने ज्यादा क्वेश्चंस अब ना सॉल्व हो उतना ज्यादा बेटर है? प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना फिर वो वाले क्वेश्चंस नीट 2025 में आए तो ना सॉल्व हो तो उसकी, है ना। तो स्ट्रेस मत लो इस चीज का बिल्कुल भी। कभी भी अगर मान लो तुम्हें डीमोटिवेशन हो, क्योंकि फिर बाद में तुम इसका सोल्यूशन क्या है, या तो मैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लेवल को डिक्रीज कर दूं, जो मैं कभी करूंगी नहीं। तभी तुम मुझे 170 दे के दोगी फिजिक्स में, ठीक है। 170 से ज्यादा स्कोर मुझे तुम्हारा चाहिए। ये जो इतनी पीछे ट्रॉफीज पड़ी है ना, एक ट्रॉफी मैं भी दूंगी, ठीक है। हाँ, तो एक सोल्यूशन या तो ये है, लेकिन वो सोल्यूशन से हम चल लेने वाले हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बस डीमोटिवेशन के लिए मैं तुम्हें ये फैक्चुअल बात बता रही हूँ कि बहुत इंटेंशनल है ये क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो तुम्हारा नहीं बनता है ना, उससे खुश हुआ करो कि थैंक गॉड नीट 2025 से पहले दिख गया। बाकी तुम्हें नीट का लेवल पता है, कभी भी डिमोटिवेशन हो पीवाईक्यू खोल के देख लिया करो, खत्म, है ना।
वो एक्चुअली कल हुआ ये वो रे ऑप्टिक्स का मैं पार्ट टेस्ट दे रही थी, मैंने क्वेश्चन तो लगा लिए 200 पूरे PYQs और DPP देख के, और उसमें सारे क्वेश्चन अलग ही आ रखे थे, नहीं सारे मिल ही नहीं रहे थे। सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे क्योंकि जो हाँ, नहीं आता है ना वो 15 हाईलाइट क्वेश्चन होता है। हाँ 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 15 क्वेश्चन कुछ थे। हाँ, वो 15-20 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही 15-20 क्वेश्चन तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करेंगे। जो आता है वो तो आता ही है ना, जो नहीं आता है सीखने से ही तो मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो और टेंशन, फिर हाँ और फिर मैं मेरी मम्मी को बताती हूँ जैसे मार्क्स भी, तो वो कहते हैं मैं जैसे ना और कोचिंग के भी टेस्ट देती रहती हूँ, मतलब ऐसे ही देखने के लिए, तो बहुत वहां तो नंबर आ जाते हैं मेरे, मतलब हाँ, और इसमें नहीं आते। फिर मेरी मम्मी कहती है ये क्या हो रहा है। Does this not speak more about the level of questions we provide to our students? है ना? तो स्ट्रेस नहीं लेना, मम्मी को समझाना है कि मम्मी ये इतनी सारी ट्रॉफीज ना ऐसे नहीं लेके आई है आपके बेटे, ठीक है, बस ट्रस्ट करो मुझ पे, जैसे मैं अपने प्रिपरेशन पे और टीचर्स पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं नहीं हार मानूंगी और अपना बेस्ट दूंगी, खत्म। नहीं वैसे तो सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स, वही कहते हैं कोई नहीं अगली बार आ जाएंगे, कोई नहीं अगली बार आ जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है सपना, लुकिंग फॉरवर्ड। तुमसे मुझे 170 से ज्यादा स्कोर चाहिए फिजिक्स में, देख लो Yes. अब क्या हो गए। ठीक है, वो अब पिछली साल की गलती अब सुधार रही हूँ ना। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। पिछले साल मैं मतलब डर गई थी, मैं मॉक नहीं देती थी, फिर मेरे कुछ 616 मार्क्स आ गए थे, और फिर मैं ओबीसी कैटेगरी, तो फिर दोबारा ड्रॉप लेना ही पड़ा, इसीलिए अब मैं टेस्ट दे रही हूँ ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी बात है सपना, एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि कौन सी कमियां थी, तो मतलब तुम बहुत एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो। आई लुक फॉरवर्ड टू सी कि तुम कैसा परफॉर्म करोगे 2025 में। गुड लक, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लेट अस रैप इट अप एवरीवन। कोई और बच्चा कोई क्वेरी पूछना चाहेगा या फिर मैं एंड कर सकती हूँ सेशन को? ओके एवरीवन, आई बिलीव दैट इज इट। होपफुली तुम लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, है ना। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी सी थी, क्योंकि मैंने जैसे एडवाइस दी है तो प्रॉब्लम्स तो छोटी छोटी सी है, लेकिन तुम तो पूरे टाइम नीट के जोन में ही रहते हो, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होंगी, और तुम्हें लगा होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम थोड़े से ज्यादा सिक्योर नीट एस्पिरेंट हो जाए। वही इंटेंशन था ऐसे मेंटरशिप सेशंस का, और आगे ऐसे होते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई एम वेरी प्राउड, जितने भी बच्चों से मैंने अभी बात की है, मुझे बहुत प्राउड है एक बात पे कि एटलीस्ट तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम सोचते हो अपनी की प्रिपरेशन के बारे में, तुम्हारा ध्यान है इस चीज में कि मैं कैसे बेटर बनूं। और मैंने आज तक एक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके अंदर ये मेंटालिटी हो और उसने जीवन में कुछ अच्छा ना किया हो। सो गुड लक टू एवरीवन, सुप्रीमली प्राउड ऑल ऑफ यू। सी यू अगेन, आई होपफुली वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय।